गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हमने हिमालय के बारे में पढ़ा। हिमालय के 3 भाग हमने देखे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियां। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान के हमने आपको 2 भाग बताए थे। टोटल उत्तर के मैदान के 2 भाग, मरुस्थलीय प्रदेश वाला भाग और एक मैदानी भाग। मैदानी भाग को हमने 4 भागों में बांटा था, जिसमें हमने बांटा था सिंधु के मैदान, गंगा यमुना के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। उसके बाद में हमने प्रायद्वीपीय भारत में मध्यवर्ती पहाड़ियां या प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने प्रायद्वीप में पश्चिमी घाट की विशेषताएं देखी और उसकी जैव विविधता के बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने भारत के तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ा और आपको बताया कि पूर्वी तट पर कौन कौन से प्रदेश हैं और पश्चिमी तट पर कौन कौन से प्रदेश हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, वैसे तो वो उत्तर के विशाल मैदान का ही हिस्सा है, लेकिन हम हमारी किताब के अनुसार उसे 5वें भाग के रूप में जानते हैं, जिसको बोलते हैं भारत का मरुस्थलीय प्रदेश। भारत का मरुस्थलीय प्रदेश इसे आप उत्तर पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे हम थार के मरुस्थल का एक भाग है। तो मैं आपको थार के मरुस्थल के बारे में बता दूं। थार का जो मरुस्थल है, यह 2 देशों में है। एक है भारत में, दूसरा है पाकिस्तान में। ठीक है, जो ये थार का मरुस्थल है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। पाकिस्तान में ये सिंध प्रांत में है, भारत में ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब व हरियाणा में रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन हमें सिर्फ कौन सा हिस्सा पढ़ना है? भारत वाला पढ़ना है और इन 4 राज्यों की जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बताया है कि भारत का जो मरुस्थल है, भारत के साथ साथ कहाँ है? पाकिस्तान के अंतर्गत की स्थिति से उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उतार लिया? यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ये गुजरात से अरावली पर्वतमाला, जिसको बोला अरावली पर्वतमाला, यहाँ गुजरात का कच्छ, ये राजस्थान आपका, यहाँ पर पंजाब और यहाँ पर आपके हरियाणा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, जो भारत के अंतर्गत स्थित है या तो पाकिस्तान, दोनों में स्थित है। ये भी क्या है, कभी सिंध के मैदान का ही एक हिस्सा था, लेकिन अभी हम सिर्फ भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि
कि ये क्या है, सिंध का हिस्सा है। यहाँ अगर आप देखोगे तो भारत के नक्शे में देखोगे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। ये जो दिशा है वो कौन सी है, पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में है अरावली पर्वत के। और 50 सेमी वर्षा रेखा इसे दो भागों में बांटती है। 50 सेमी वर्षा रेखा इसे बांटती है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, तो इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 300 किलोमीटर, ठीक है। ये जो मैदान है, अब ये राजस्थान, ये भारत के किन किन राज्यों में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हटा देता हूँ, इनको मैं इस साइड लिख देता हूँ। कहाँ पे है, अरावली के पश्चिम में, पचास सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, या मरुभूमि लिख दो यहाँ जगह का। अब आपको मैंने बता दिया कि अरावली के पश्चिम में है, चौड़ाई कितनी है 640 किलोमीटर, लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर और ये चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब ये भारत के कौन कौन से राज्यों में है, तो ये जो है मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, राजस्थान के कौन से भाग में है, पश्चिमी भाग में। गुजरात, गुजरात के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में। पंजाब, पंजाब के कौन से भाग में है, दक्षिणी भाग में। और हरियाणा, हरियाणा के भी दक्षिणी भाग में है, ठीक है। इसे उतार लीजिए, मैं समझा देता हूं। ठीक है, हम भारत के भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे हैं। भारत का मरुस्थलीय प्रदेश या उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, इसको जो मैंने बताया, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये गुजरात है, ये गुजरात का उत्तरी हिस्सा है, ये पंजाब का दक्षिणी भाग है, ये हरियाणा का दक्षिणी भाग है। ये इन चार राज्यों में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो है 640 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, ठीक है ना। और जो 50 सेमी वर्षा रेखा इसे दो भागों में बांटती है और ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो मानसून की छावनी अरावली पर्वत से टकराती है तो पूरब की तरफ ज्यादा वर्षा होती है और वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण पश्चिम में बरसात कम होती है, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। अब इसको मैं हटा देता हूँ, फिर हम इसकी और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।
यह है संसार का, इसकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है संसार का सबसे युवा मरुस्थल। दूसरी इसकी विशेषता है सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल। ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता है जैव विविधता वाला मरुस्थल। ठीक है, इसे आप बता लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, यह संसार का सबसे युवा मरुस्थल है। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था, इसका निर्माण हिमालय के साथ साथ हुआ। ऐसा कह सकते हैं हिमालय से कुछ समय पहले हुआ, मेसोजोइक युग में, जो मैं भी आपको बताऊंगा इसका निर्माण कैसे हुआ। संसार का सबसे युवा मरुस्थल है। संसार में बहुत सारे मरुस्थल हैं, उनमें ये सबसे युवा है। सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल, थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिम का मरुस्थल या भारत का मरुस्थल पूरे संसार का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बाग निवास करते हैं। अगर आपको मालूम हो, अंदाजा हो, तो लगभग 7 करोड़ की आबादी है हमारे राजस्थान की, और उसमें से ये जो राजस्थान का ही एक हिस्सा है, तो वो क्या है, सघन जनसंख्या वाला मरुस्थल है। जैव विविधता, हमारा जो मरुस्थल है वो कैसा है, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अब मैं आपको इसके निर्माण के बारे में बताऊंगा। इसका निर्माण कब और कैसे हुआ। देखिए बेटा, इस मरुस्थल का निर्माण हिमालय व उत्तर के मैदान की तरह 35 सागर से हुआ। ठीक है, कौन से हुआ, मेसोजोइक युग में हुआ। इसका समय 24.5 या 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व के मध्य हुआ। ठीक है, इसे बता लीजिए, इसको समझा दूंगा मैं।
इस मरुस्थल का निर्माण हिमालय में उत्तर के मैदान की तरह का हुआ था, दैट सागर से हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि ये उत्तर के मैदान का एक हिस्सा है। मेसोजोइक युग में हुआ, इसका जो समय है 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक का रहा। ठीक है, अब ऐसा सिरिल फोकस के अनुसार इस रेतीले प्रदेश में कभी 33 सागर था। तो हम ये कह रहे हैं कि यह जो प्रदेश है इसमें 33 सागर था। अगर ये प्रदेश 33 सागर था तो हमारे को कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण मिलने चाहिए या कुछ ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिलने चाहिए जो ये सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि कभी यहाँ पर जल जीव रहते थे। दूसरा, ऐसे साक्ष्य भी मिलने चाहिए जो हमें ये सिद्ध करें कि ये जो है 24.5 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व में बना। तो इसके जो हम प्रमाण देते हैं, तो पहला देते हैं कुलधरा। कुलधरा में हमें मछली के जीवाश्म मिले हैं। आकल, वुड, फॉसिल्स, पार्क में जो पेड़ों के अवशेष हैं वो करीब 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। इसे उतार दीजिए फिर है। बच्चों, जब हम ये बात करते हैं कि ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका भाग था? 33 सागर का। तो बेटा जब 33 महासागर रहा होगा उस समय में बहुत सारे जल जीव जंतु इस महासागर का हिस्सा रहे होंगे। तो ऐसे जो जीव जंतु हैं इनकी हड्डियां, इनके जो जीवाश्म हैं हमें जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास बहुत संख्या में मिलते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये जो मरुस्थल वाला हिस्सा था कभी जलीय हिस्सा रहा होगा या कभी जलीय हिस्सा था। इसका जो प्रमाण हम देते हैं, कुलधरा में हमें क्या मिला है? मछली के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, तो मछली के जीवाश्म से ये बात सिद्ध होती है कि रेगिस्तान में तो मछली हो नहीं सकती। मछली कहाँ होती है? पानी में होती है। अगर मछली पानी में होती है तो इसका मतलब है कि यह उस समय के जीवाश्म है जब कुलधरा में पानी था। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये रेगिस्तानी इलाका है किसी समय में इसमें अथाह पानी था। क्यों था? क्योंकि यह 33 महासागर का एक भाग था।
दूसरा आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो जैसलमेर में है, वहां पर हमें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं पेड़ पौधों के जो चट्टानों के रूप में बदल गए हैं। जब हम कार्बन 14 पद्धति से उनकी आयु का निर्धारण करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये 19.5 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जिससे ये क्या सिद्ध होता है कि हमारे मरुस्थल का निर्माण 24.5 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ही हुआ होगा, और ये क्या है, 33 सागर का एक भाग है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो भारत का मरुस्थल प्रदेश है, इसका जो अधिकांश भाग है कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, तो जो उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थल है, ये राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश भी है। जैसे हमने भारत को भौतिक विभागों में बांटा है, वैसे ही हमने राजस्थान को भी भौतिक विभागों में बांटा है। और उन जो विभाग हैं, जो राजस्थान के जो मरुस्थल के जो हमने 4 हिस्से किए हैं, उन चारों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी का मैदान, तीसरा है आपके लूनी बेसिन, और चौथा है आपका पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, ये उतार लीजिए, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि भारत के मरुस्थल प्रदेश का अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और इस मरुस्थल प्रदेश को राजस्थान में 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला है आपका घग्गर का मैदान, ये होता है आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में। जो घग्गर का मैदान है, आपने कहा है गंगानगर हनुमानगढ़ में। घग्गर सिंधु की सहायक नदी है, जो पंजाब से बहकर कहाँ आती है, गंगानगर के आसपास आती है, और गंगानगर के आसपास ये मैदान बनाती है। तो जो गंगानगर के मैदान है, गंगानगर के 2 हिस्से करती है। गंगानगर से टूटकर हनुमानगढ़ में एक नया जिला बन गया। तो ये क्या है, घग्गर का मैदान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं, जहां पर भरपूर फसलें होती हैं। यहाँ पर क्या है, भरपूर फसलें होती है। दूसरा आपका शेखावाटी का, इसमें आपके सीकर, झुंझुनू, आपके चूरू, ये हिस्से आते हैं। उसके बाद में है लूनी का बेसिन, जहां से लूनी नदी निकलती है। ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और बालोतरा तक, पाली में बालोतरा तक इसका जो पानी है वो मीठा है। और उसके बाद में जब ये रेतीले मैदानों में जाती है तो कच्छ के रंग से जो नमक उड़कर आता है, उसके कारण इसका पानी थोड़ा खारा हो जाता है और वहां से ये नदी खारी नदी हो जाती है। वो है आपके लूनी बेसिन वाला मरुस्थल। इसके बाद में है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें कुल 12 जिले आते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मरुस्थल में हमें किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थल में रेतीले टीलों के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगिस्तान के अंदर मिलने वाली एक पौष्टिक घास, इसे सेवन या धामन कहते हैं। उसके साथ ये टॉपिक मैं फिर खत्म करूंगा, जब तक आप इसे उतार लीजिए। तो हम लिख रहे हैं थार के मरुस्थल में हमें अवसादी चट्टानें मिलती हैं। ये अवसादी चट्टानें अवसादों के इकट्ठे होने से बनी है। जैसे मैंने आपको हिमालय का निर्माण पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था भूसंनति, भूसंनति जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था जब तैतीस सागर खाली हो गया था तो वो जो खड्डे वाला स्थान था 33 सागर का, उसमें अवसाद जमा होते गए और क्या बन गया, भूसंनति बन गई। तो ऐसे ही रेगिस्तानी इलाके में जब अवसाद इकट्ठे होते गए तो क्या बनी, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें हमें कोयला, खनिज तेल, जिसे आप डीजल, पेट्रोल व मिट्टी का तेल मिलता है। यहाँ हमें प्राकृतिक गैस भी मिलती है। इसे उतार लीजिए, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, थार के मरुस्थल में हमें अवसादी चट्टानें मिलती है। अवसादी चट्टान कैसे बनी, अवसादों के इकट्ठे होने से। ये चट्टानें हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें हमें कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। अभी आप जब देख रहे हैं न्यूज पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि में हमारे यहाँ नित्य खनिज तेल की खोज की जा रही है। बाड़मेर में जो ये रिफाइनरी भी लगा दी गई है, जिसके चालू होने के बाद में प्रदेश की स्थिति ही बदल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप। रेगिस्तान में जो रेत के
टीले बनते हैं उन्हें हम बालू का स्तूप या भोरे कहते हैं। इनका एक प्रसिद्ध रूप है बरखान, जो मिट्टी के अर्ध चंद्राकार टीले होते हैं। ठीक है, ये टीले स्थायी नहीं होते, क्योंकि इनकी स्थिति बदलती रहती है। इन टीलों के निचले हिस्से में जब पानी जमा हो जाता है तो अस्थायी टीलें बन जाती हैं। जो रन या कान कहलाती हैं, जो रन या कान कहलाती है। उतार लो, फिर समझा देता हूँ। आपको बताया रेगिस्तान में जो रेत के टीले बनते हैं उन्हें हम बालू का स्तूप या कोहरे कहते हैं। इनका एक प्रसिद्ध रूप है बरखान, जो अर्धचंद्राकार होता है। ये जो टीले होते हैं अस्थायी होते हैं, क्योंकि हवा के साथ ही इनकी स्थिति बदलती रहती है। जैसे मिट्टी उड़ती है दूसरी जगह इकट्ठी हो जाती है, इस प्रकार ये टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं। जब इन टीलों के निचले हिस्सों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम ढांड या रन के रूप से जानते हैं। और यहाँ पर जैसलमेर की जो लाठी सीढ़ी है वहां पर एक पौष्टिक घास उगती है जिसे हम सेवन या घावन कहते हैं, जो पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारा है। तो आप लिख लीजिए जैसलमेर की लाठी सीरीज में एक पौष्टिक घास पैदा होती है जो सेवन या घावन कहलाती है। यह घास जानवरों के लिए बहुत पौष्टिक है। तो बेटा आज हम हमारा टॉपिक यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ लीजिए। तो कल हम पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में।
कल का जो हमारा टॉपिक होगा द्वीप समूह के बारे में होगा। तो आपको मालूम है हमारे जो द्वीप है वो कहाँ है, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। तो आप उनके बारे में पढ़ के आना। तब तक के लिए धन्यवाद।